हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश आपको लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 11 ज्योग्राफी मिड टर्म एग्जाम क्वेश्चन पेपर आपका 2025-2026 का। आपको मैं इस क्लास के अंदर में क्लास 12 का ज्योग्राफी का 2025-26 का आपको क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं। ठीक है, आप सब स्टूडेंट जानते हैं, आप सब स्टूडेंट का 6 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। उसके लिए मैं एक क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ जिसके अंदर के सारे जो आपके क्वेश्चन आएंगे आपके बहुत ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते आएंगे और आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं कराने वाला हूँ इस क्लास के अंदर में। चाहे वह एमसी क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, 2 नंबर वाले क्वेश्चन हो, 3 नंबर वाले क्वेश्चन हो, 4-5 नंबर वाले क्वेश्चन, मैथ ही क्यों ना हो, सारे के सारे ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसलिए आपको मैं इस वाले क्वेश्चन पेपर को आपसे स्टूडेंट को शुरू से अंत तक पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि इस क्लास के अंदर में जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 2026 और 2025-2026 के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आएगा, मतलब कि एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाया गया है। प्लस में आपके जो ये वाला क्वेश्चन पेपर आएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो उसके हर एक क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन के आंसर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, और इसमें से आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन आने की मतलब कि कम से कम 80% के आसपास में क्वेश्चन आपके ना 70 से 80% आपके इसी वाले क्वेश्चन पेपर में से आपके क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाएंगे। तो इसलिए हम इस वाले क्वेश्चन पेपर के आज की क्लास के अंदर हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट को दो काम करना है। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा और बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, दूसरा इस वाले वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, दो काम करना है, पहले आपसे स्टूडेंट को सब्सक्राइब करना है, दूसरा लाइक करना है। ठीक है, जितना ज्यादा आपसे स्टूडेंट सब्सक्राइब करोगे लाइक करोगे उतना ही आपके लिए मैं मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना बना के देते रहूंगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करके रख लो। आने वाले भविष्य के अंदर में आपका प्री बोर्ड का एग्जाम होगा, बोर्ड का एग्जाम होगा, उसके लिए भी आपको मैं मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट वीडियो बना बना के दूंगा, इसलिए सब्सक्राइब करके रख लो। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों को, और इस वाली वीडियो पर कमेंट जरूर करना आप लिए। ये वाला जो वीडियो आएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए कमेंट रेड हार्ट कमेंट जरूर करना। आगे बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस आपको मैं दिखाता हूँ। देखो, खंड आपका स्टार्ट हो जाता है, कहाँ से खंड स्टार्ट हो जाता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। एक सेकंड रुक जाते हैं, एक सेकंड रुकेंगे बस। ठीक है, आ जाओ, एक सेकंड रुकते हैं बस। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का हमारे को चयन करना है। ठीक है, बस इतना काम करना है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है, कथन है, कुछ देश ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, क्या है, कुछ देश ऐसे होते हैं जिसके अंदर में क्या होता है, एक से अधिक देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो अभी मैं समझाऊंगा। आगे बात करते हैं, दूसरा कारण आपको दिया गया है इसका, इन देशों का पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। ठीक है, पूर्व और पश्चिम विस्तार क्या आपका अधिक है। ठीक है, तो पहले क्या, अक्षांश देशांतर क्या होता है, ये अब देखो आपको पता होगा, ये पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी को ना बहुत सारे रेखाएं क्या करती है कि आपका ऐसे इस वाले रेखा में ना काटता है, ऐसे सीधी रेखा के अंदर में होता है। बहुत सारी रेखाएं, ऐसी रेखाएं सीधी रेखाएं होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, हम अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अक्षांश देशांत सॉरी अक्षांश नहीं है, इसको देशांतर कहते हैं। क्या है, ये आपका देशांतर है। क्या है, जो सीधी रेखाएं होती है देशांतर होते हैं, और जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं लेटी हुई। ठीक है, लेटी और समांतर रेखाएं। ठीक है, लेटी हुई भी होनी चाहिए, ऐसे भी होना चाहिए, और आपका क्या होना चाहिए, समांतर भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो हमारे को कहा क्या जा रहा है, कुछ देश ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं होती है। कारण इसका आपका दिया गया है, इन देशों का पूर्व पश्चिम विस्तार क्या अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है काम। एक से अधिक भी देशांतर रेखा देखी जाती है। क्यों देखी जाती है, क्योंकि इसका जो पूर्व पश्चिम विस्तार होता है आपको पता ही होगा। यहाँ पे नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, आपका यहाँ पे वेस्ट होता है और यहाँ पे ईस्ट होता है। तो ये जो चौड़ाई क्या आता है उनका ना, राज्य कुछ ज्यादा ऐसे देश है जिनकी क्या चौड़ाई बहुत ज्यादा है, तो उसके कारण वहां पर उनके देश के अंदर में अधिक से अधिक देशांतर रेखाएं पाई जाते हैं। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन आपका सही है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन पे पूरा फोकस करके रहना, शुरू से अंत तक वीडियो को शुरू देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, एमसीक्यू से लेकर के आपके 5 नंबर क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजधानी दिया गया है, राज्य केंद्र शासित प्रदेश है ये आपका, और राजधानी से हमारे को मिलान करना है, कौन सा इसका क्या है। ठीक है, तो बहुत आसान है ये तो, झारखंड का आपको पता ही है क्या है, रांची है। असम का क्या है, दिसपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का रायपुर, और आपका लद्दाख का लेह है। बस सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो।
इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी हमारे वीडियो को देख करके और वह भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है थर्ड। विसर्प, बहाव, स्खलन और पतन सम्मिलित होते हैं किसके अंदर में ये चारों के चारों आपके सम्मिलित होता है, ठीक है। विसर्प, भाव, स्खलन और पतन। कहने का मतलब क्या है ना, ये चारों को चारों पता है किससे संबंधित है? चारों को चारों आपके मिट्टी का जो होता है ना, मिट्टी, मृदा बोल दो आप, ठीक है, मिट्टी हो गया, मिट्टी सबसे से संबंधित है ये सब, ठीक है। सारे सारे इस समय चारों के अंदर में क्या होता है आपका, मिट्टी का ना एकदम हास होता है, ठीक है। मिट्टी का क्या होता है, हास होता है, मिट्टी का नुकसान होता है, ठीक है। सतह का भी आप बोल सकते हो, सतह का भी विनाश होता है। तो ये किसके अंदर में आते हैं? ये सारे सारे आपके डी के अंदर में आते हैं, बेहद संचालन के अंदर में आते हैं ये सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है, ध्रुव की ओर जाते, ठीक है, ध्रुव की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है, ठीक है। ध्रुव की ओर जाते समय देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। बताओ बढ़ती है घटती है कि, ठीक है। जो आपको मैं समझा देता हूँ, फिगर से समझाता हूँ। ये देखो आपका क्या आएगा, ये है, ठीक है। देशांतर रेखा हमारे अभी मैंने आपको ऊपर में बताया था, देशांतर रेखा ऐसे रेखाएं होती है, ठीक है, सीधी रेखाएं होती है देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो ये ध्रुव की ओर में, और बात सुनो, जैसे ऐसे एक तरह से बोलेगा ना, ये थोड़ा सा ऐसे भी होता है, एक तरह से बोल सकते हो ऐसे भी होता है। मतलब कहने मैंने फिगर सही से ही बनाया है, जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाता है ना, वैसे वैसे क्या होता है ना, उसकी बीच की जो दूरी होता है ना, क्या होता है कि यहाँ पे बढ़ता है ना, कम होता है। क्या होता है, दूरी क्या होता है आपका, जैसे जैसे ध्रुव की ओर में जाएगा वैसे वैसे दूरी क्या हो जाती है, उनके बीच बीच की दूरी तो सही रहती है, बीच की दूरी बीच में मध्य के अंदर देखोगे तो दूरी बहुत ज्यादा रहेगा। और ध्रुव की ओर जाओगे, पोल के अपना उत्तर पोल की ओर जाओगे, उत्तरी ध्रुव की ओर जाओगे, दक्षिण ध्रुव की ओर जाओगे, तो वहां पर दूरी क्या होता है आपका, कम होते जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए? आपका ये वाला पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। क्या होता है, दूरी कम होता है, पहली बात ये। दूसरा आपका ऑप्शन है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है, ठीक है। तो ये आपका सही है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक जैसी ही रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जितनी भी अक्षांश रेखाएं क्या होती है, लेटी हुई रेखाएं होती है और सभी के सभी रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे के क्या रहती है, समांतर रहती है। समांतर रहने का मतलब क्या है, एक दूसरे के बीच की दूरी क्या रहता है, उनका हर एक जगह पर क्या रहता है, समान रहता है, ठीक है। मगर देशांतर रेखाओं के अंदर में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? केवल सिर्फ आपका दूसरा ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित में से हवाई द्वीप के ज्वालामुखी किस प्रकार के ज्वालामुखी है, ठीक है। हवाई द्वीप के जो ज्वालामुखी होते हैं आपके, किस प्रकार के ज्वालामुखी हैं, वह हमारे को बताना है। इसका राइट आंसर आपका डी है, बेसाल्ट प्रवाह, ठीक है। इसमें जो हमारा जो हवाई द्वीप के जितने भी हमारे क्या होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, वह बेसाल्ट से बने होते हैं। और उसके अंदर में क्या होता है वह, और किस प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं? बेसाल्ट प्रभाव वाले ज्वालामुखी भी होते हैं, बने भी बेसाल्ट से होते हैं, और बेसाल्ट प्रभाव वाले भी जलवायु आपका ज्वालामुखी आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में सिक्स आएगा, नीचे अपवाह प्रतिरूप, ठीक है, अपवाह प्रतिरूप व उनकी विशेषताएं दी की सूची दी गई है, निम्नलिखित में को कौन सा युग्म सही है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है हमारे को पता है, ठीक है। अपवाह प्रतिरूप, ठीक है, उनकी विशेषताएं हमारे को दी गई। अपवाह प्रतिरूप का मतलब जानते ही होंगे, जैसे कि कहीं से भी मेरा क्या है ना, जल का कहीं से भी मैं मान के चलो, मेरा हिमालय से क्या निकला, मेरी नदियां निकल जाएगा, किसी न किसी कारण से उसको जो नदी का जो जल है ना, एक इधर उधर इधर उधर इधर उधर मतलब कि फैल जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इधर उधर फैल जाता है, इधर उधर बिखर जाता है, उसको हम अपवाह कहते हैं। और जो अपवाह होते हैं ना आपके, कई सारे कई प्रकार के आपके होते हैं, जैसे कि आपके चार ऑप्शन है ना, ये चार प्रकार के मुख्य चार प्रकार के ही होते हैं। और उनकी विशेषता हमारे को दिया गया है, हमारे को बताना है क्या है, सही कौन सा है हमारे को बताना है, ठीक है। तो इसमें हमारे को देखना पड़ेगा, पहला क्या है हमारा, तो इसका अभिकेंद्री वाला देखते हैं पहले। अभिकेंद्री सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील में विसर्जित हो जाती है। इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा? बी है, अभिकेंद्री जो जो होती है ये, जो अभिकेंद्री अपवाह होता है आपका, सभी दिशाओं से नदियां बह करके किसी झील में विसर्जित हो जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या आएगा, नदी क्या है कि बहुत सारे जगहों से आ रहा है, मगर एक जगह लास्ट में जाकर के ना, एक ही जगह पे जाकर के क्या हो जा रहा है, विसर्जित हो जा रहा है, गिर जा रहा है, ठीक है। तो इसको अभिकेंद्री कहते हैं, ठीक है। अब बाकी जालीनुमा, ठीक है, जालीनुमा का विशेषता, इसका राइट आंसर बी है। बाकी सबका भी मैं एक बार समझा देता हूँ, समझ लेना, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन इसमें से कोई सा भी आपको पॉइंट्स पूछ आपके एग्जाम के अंदर में आ सकता है, इसलिए समझना जरूरी है। ठीक है, जालीनुमा नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है, ठीक है। तो ये इसका नहीं है, जालीनुमा जो आपका होता है, देखो इसका डी, यह जो है ना, इसकी विशेषता, जालीनुमा का विशेषता ये वाला है, मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती है और सहायक नदी समकोण पर मिलती है, ठीक है। तो जालीनुमा का ये विशेषता आपका है, ठीक है। दूसरे बात करते हैं आपका ये वाला,
आर्य का बात करते हैं। अब्बाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप होता है, ठीक है। तो ये अब्बाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के क्या होता है, प्रतिरूप होता है। क्या रहता है, प्रतिरूप। क्या रहता है आपका, प्रतिरूप रहता है। मतलब कि अनुरूप का मतलब क्या है, एकदम सेम सेम। अनुरूप का मतलब क्या होगा, सेम सेम। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रतिरूप रहता है। प्रतिरूप का मतलब उसके जैसा रहता है मगर वो नहीं रहता है, ठीक है। अब्बा प्रतिरूप क्या रहता है, अब्बा प्रतिरूप आपका पेड़ की शाखाओं का प्रतिरूप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप होता है, नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि पेड़ की शाखाओं जैसा नहीं होता है, उसके जैसा लगता है मगर होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका ये नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, अभी बच के आ गया आपका, ठीक है, जाली नींबू आ गया। वृक्षकार, वृक्षकार के अंदर में आपका क्या होता है, यहाँ पर जो वृक्षकार के अंदर में आपका आएगा, बहती है कि नदी है किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है, ठीक है। तो इसका है आपका, ये रहा इसका, इसका जो आपका आंसर आएगा ये वाला आएगा। इसका आंसर आपका विस्तार का आपका क्या होता है, सभी किसी नदियां किसी पर्वत से निकल करके, नदियां क्या होता है किसी पर्वत से निकल के सभी दिशाओं में क्या हो जाता है आपका, बहता है, ठीक है। तो इसका विस्तार का आपका ये है, ठीक है। समझ में आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी हमारे वीडियो को देख करके वह भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आंसर तो मैं ऑप्शन तो बता ही दे रहा हूँ, कौन से ऑप्शन कौन से का, कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन है। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के प्रमाण किसने, ठीक है, किसने उपलब्ध करवाए, ठीक है। ब्रह्मांड, ठीक है, विस्तृत विस्तारित ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है हमारा, ठीक है। उसका जो परिकल्पना के प्रमाण किसने हमारे को उपलब्ध करवाया, तो इसका राइट आंसर आपका ए है, एडविन हब्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित स्थल रुद्र राज्य में, ठीक है, स्थल रुद्र राज्य में से, ठीक है, राज्य में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं बांटता है, ठीक है। स्थल रुद्र क्या है हमारा, स्थल रुद्र जल, ठीक है, राज्य निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं बांटता है, हमारे को बता रहा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं बांटता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सी है, झारखंड है, ठीक है। झारखंड एक ऐसा राज्य है कि पहले तो हमारा ये है कि भारत के अंदर में ही है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, सीमा सीमा क्षेत्र वाला हमारा कोई सा, ये झारखंड जो हमारा राज्य नहीं है। बाकी से हमारा त्रिपुरा हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को अपना करते हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या करते हैं, देते हैं, बांटते हैं, ठीक है। बिहार हो गया, नेपाल से करता है, त्रिपुरा बांग्लादेश हो गया आपका, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश आपका, चीन हो गया, नेपाल हो गया, इन सबसे बांटता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या करता है, बांटता है, ठीक है। तो ये है इसका राइट आंसर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं, निम्नलिखित में से कौन से द्वीप समूह अरब सागर में स्थित होते हैं, ठीक है। कौन सा जो द्वीप समूह है आपका अरब सागर में स्थित है, हमारे को बताना है, ठीक है। बताओ कौन सा हैगा। इसका राइट आंसर आपका हैगा बी, ठीक है, आपका है कनारोरे और अमीनी है, ठीक है। कन्ना नोरे और अमीनी इसका राइट आंसर आपका है, ठीक है। अब हमारे को पूछा क्या जा रहा है, कौन सा अरब सागर में स्थित है, ठीक है। अरब आपको पता ही होगा, हमारा जो भारत का मान के चलिए, ये मेरा भारत का नक्शा है, ठीक है। इधर की साइड में हमारा क्या अरब सागर होता है, इधर की साइड में बंगाल की खाड़ी होता है। सबको पता होना चाहिए ये चीज, ठीक है। और नीचे में हिंद महासागर होता है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा अरब सागर के अंदर हमारे को, आपको पता होगा अरब सागर के अंदर में क्या पाया जाता है आपका, इधर की साइड में आपका क्या आएगा, इधर की साइड में आपका लक्षद्वीप भी है, ठीक है, लक्षद्वीप भी है इधर की साइड में। और इधर की साइड में क्या पाया जाता है, अंडमान निकोबार आपका ये पाया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब बात सुनिए, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, कौन सा द्वीप समूह, क्या हैगा, द्वीपों का समूह, ठीक है। तो हमारा अरब सागर के अंदर में हमारा, ठीक है, हमारा भारत के जो होता है, भारत के पूछा जाए ना आपसे, क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत से, ठीक है, भारत का कौन सा एक ऐसा द्वीप हैगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए भारत का कौन सा ऐसा द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है, ठीक है। क्या पूछा जाए, भारत का, क्या आप फिर से सुनो मेरी बात, भारत का, भारत का क्या रहेगा, लक्षद्वीप रहेगा, ठीक है। अगर आप मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा कि द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ठीक है, यहाँ पर भारत तो नहीं लगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या है, कनारोरे और आपका नोरे और आपका अमीनी है, ठीक है। बाकी और बात करते हैं, निकोबार हो गया, अंडमान हो गया, वह आपका किस में पाए जाते हैं, बंगाल की खाड़ी के अंदर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो निकोबार हमारा बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत आएगा, ठीक है। और बैरन, ठीक है, बैरन आपका केस हैगा, ये बैरन जो आपका होता हैगा, बैरन, बैरन इधर की साइड, बैरन आपका बंगाली की खाड़ी में ही पाया जाता है, इसलिए ये भी गलत है ऑप्शन। और मिनी कोय और बैरन, तो बैरन तो बंगाल की खाड़ी में, मिनी कोय आपका किस में आएगा, अरब, आपका किस में पाया जाता है, अरब सागर के अंदर पाया जाता है। तो इसमें से ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपका बी ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वह दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का हमारे को चयन करना है, ठीक है। पहला कथन आपको दिया गया है, द्वितलीय मैदान पर्वतीय, ठीक है, महाद्वीपीय, द्वितलीय सॉरी द्वितलीय मैदान महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। द्वितलीय जो मैदान होते हैं आपके महाद्वीपीय तटों, ठीक है, वह मध्य महासागरीय कटकों के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है।
जैसे कि हमारे जितने भी महासागर होते हैंगे, महाद्वीप सब होते हैंगे, उसके हमारे तल के आसपास में ना हम एक संरचना बन जाता हैगा। ठीक है, तो उसको वितलीय मैदान कहते हैंगे, के बीच में पाए जाते हैं। तो पहला कथन आपका क्या आएगा, एक सेकंड रुक जाएंगे। महाद्वीप सीमा में प्यारी मात्रा पाई जाती है, इसमें हमारे बीच में एक सेकंड रुक जाना। वितलीय मैदान महाद्वीप ठीक है, तो ये पहला जो कथन आपका आएगा ना, ये जो लिखा पड़ा आएगा आपका, महाद्वीप तटों व मध्य मध्य महासागरीय कटकों के बीच में पाया जाता है। तो इसका जो वितल्य मैदान जो होता है ना आपका, महाद्वीप के अंदर में नहीं पाया जाता है, वह आपका मध्य महासागरीय कटकों के बीच में पाया जाता है। तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा ऑप्शन आपका आएगा, महाद्वीपीय सीमा में महाद्वीपीय, ठीक है, मगन तट और महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयां आदि सम्मिलित हैं। ठीक है, तो महाद्वीपीय के अंदर में ये सब होता है। आगे बात करते हैं, ये आपका दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, पहले ऑप्शन के अंदर में ये आपका गलत है। तो केवल आपका क्या आएगा, केवल आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, सिंधु नदी को निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, जो सिंधु नदी है ना हमारा, उत्तर से दक्षिण की ओर में जो हमारा जो क्रम हैगा, सहायक नदियों का क्रम हैगा, उसको हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका आएगा, इसका आंसर आपका आएगा सी है। पहले कौन सा आएगा, पहले झेलम आएगा, फिर चेनाब आएगा, फिर रावी आएगा, फिर जाके आपका सतलुज आएगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक कोई सा भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की विशेषता नहीं है। ठीक है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की क्या है, विशेषता नहीं है, हमारे को बताना है। ठीक है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपका कौन सा नहीं है, पहला तो क्या आएगा आपका, कौन सा नहीं है, बारहमासी नदियां। ठीक है, पहले तो ये सोच के आप देख रहे होंगे। तो बारहमासी जो आपका आएगा बाह तंत्र का जो है, तो प्रायद्वीपीय बाह तंत्र की विशेषता कौन सी नहीं है, बारहमासी नदियां। ठीक है, तो अब बात हमारे जितने भी हमारा प्रायद्वीपीय अब्बा तंत्र के अंदर में जितनी भी नदियां आती है, वह क्या रहती है आपके, बारहमासी नहीं रहती, वह वर्षा पे निर्भर रहती हैं। ठीक है, तो इसका विशेषता आपका ए नहीं है, तो सही ऑप्शन कौन सा आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विभेदन प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, विभेदन प्रक्रिया से संबंधित है, हमारे को बताना है। ठीक है, अब विभेदन प्रक्रिया क्या होता है समझना। विभेदन प्रक्रिया आपका क्या होता है, 20 का राइट आंसर आपका है हल्के व भारी घनत्व पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, पृथक्करण होना। ठीक है, विभेदन एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसके अंदर में क्या होता है आपका, जो हल्के पदार्थ होते हैं, जो मतलब कि एक ऐसा पदार्थ होता है, ठीक है, हमारे जैसे कि कुछ ऊपर, जैसे कि हमारा जो पृथ्वी जब हमारा बन रहा था ना, ठीक है, हमारे जो पृथ्वी के संरचना का निर्माण हो रहा था, तो पृथ्वी के निर्माण के टाइम पे हमारा जो तापमान था ना, बहुत ज्यादा उच्च था। ठीक है, बहुत ज्यादा तापमान क्या था हमारा, ऊंचा था। तो तापमान, अधिक से अधिक तापमान के कारण क्या होता है, तो हमारे कुछ जो ऐसे पदार्थ थे ना, जिनके मतलब कि जिनका जो धनत्व था, धनत्व के कारण ना वह पिघले नहीं। कुछ पदार्थ ऐसे थे जो पिघले नहीं, और कुछ पदार्थ ऐसे थे जिनका जो धनत्व था वह क्या था, धनत्व का मतलब गाढ़ापन होता है। ठीक है, अंदर से वह कितना भरा हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलता हूँ, एग्जाम्पल के लिए हो जाता है हमारा, जैसे कि आपने ये वाला ऐसे वाला एक खेल खेला होगा आपने। ठीक है, एकदम लोहे की क्या होता है, गेंद होता है, ऐसे करके ऊपर में फेंकना होता है, वो अंदर से कितना ज्यादा भरा रहता है, तभी तो वह हैवी है। उसी को हम क्या कहते हैं, धनत्व कहते हैं। तो बात करते हैं तापमान, तापमान अधिक था तो उसको जितने भी हमारे हल्के पदार्थ हल्के घनत्व वाले थे वह क्या हो गए, पिघल गए। और जो हमारे क्या थे, जो हल्के घनत्व वाले थे वह क्या पिघल करके अलग हो गए, और जो ज्यादा घनत्व वाले थे वह क्या हो गए, वह अलग हो गए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसीलिए विभेदन की प्रक्रिया यही है। ठीक है, विभेदन की प्रक्रिया करने में क्या होता है, हल्के और भारी घनत्व पदार्थों का क्या हो जाता है, पृथक्करण हो जाता है, वह अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, यदि आप हिमालय चोटियों पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो पूर्वोत्तर चोटी कौन सी है। ठीक है, पूर्वोत्तर चोटी मतलब कि पूर्व के अंदर में, पूर्व की साइड में कौन सा चोटी हमारा पाया जाता है, हमारे को बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका आएगा बी है, नामचा बउआ। ठीक है, बरुआ, नामचा बरुआ आपका आएगा, इसका सही आंसर रहेगा। बाकी अब इसके लाइन बाय लाइन आपको मैं बता देता हूँ कौन सा पहले आएगा। पहले उत्तर से स्टार्ट में बता देता हूँ। ठीक है, पूर्वोत्तर में ये आएगा, फिर उत्तर देखो, उत्तर की साइड में पहला ये आएगा। ठीक है, फिर आपका क्या आएगा, फिर दूसरा आपका एवरेस्ट आएगा, फिर कंचनजुंगा आएगा तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे ये आएगा। तो पूर्व उत्तर के अंदर में सबसे ज्यादा ये है। और उत्तर की बात कर दिया जाए, इसी क्वेश्चन का बता दिया जाए, उत्तर के अंदर में बात कर दिया जाए, ठीक है, तो आपका कौन सा आएगा, धौलगिरी आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ 15 से लेकर 17 तक आपके क्या आएंगे, भौतिक, भूगोल एवं इसका महत्व से रिलेटेड में क्वेश्चन आपके आएंगे। तो उसको हम लाइन बाय लाइन करते हैं। पहले इसको देखो, 15 से 17 क्वेश्चन को करने के लिए हमारे को ना इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको बिना पढ़े हुए भी आंसर दे देंगे, ठीक है। चलो करते हैं। बाकी थोड़ा सा ही है, ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं, पैराग्राफ पढ़ लेना एक बार, ठीक है। इसमें शुरुआत में ही आंसर मिल जाते हैं। आपको बोला जाए 15 से लेकर 17 तक, 15, 16, 17, 3 मार्क्स आपके फ्री फंड के दिए जा रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, फ्री के आएंगे तो कोई भी बटोल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल में मौसम, जलवायु, तापमान, वायु दाब का अध्ययन सम्मिलित है, ठीक है। कौन से मंडल के अंदर में ये सब सबका अध्ययन होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका आएगा डी, जे मंडल के अंदर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, जलवायु मानव जीवन के निम्नलिखित में से किन पक्षों को प्रभावित करता है, ठीक है। जलवायु जो होता है मानव के जीवन के निम्न में से कौन से पक्षों को क्या करता है, वह प्रभावित करता है, हमारे को बताना है, ठीक है। तो कौन से को करता है, इसका राइट आंसर आपका सी है। वस्त्र हो गया, भोजन हो गया, घरों के प्रकार हो गया, ठीक है। वस्त्र हो गया। जलवायु आएगा, जहाँ पे मान के चलो ठंडी जलवायु है तो वहां पे अलग तरह के वस्त्र कपड़े पहने जाएंगे। गर्म जलवायु आपका क्या है, गर्म है, ठीक है। तो वहां पे अलग तरह के कपड़े पहने जाएंगे। भोजन की बात करते हैं, ठीक है। हमारे किसी 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 जगह पर क्या होता है, वर्षा बहुत ज्यादा, जलवायु जलवायु जानते हो आप, वर्षा बहुत ज्यादा अधिक होता है, ठीक है। और किसी किसी जगह पर सूखापन होता है, तो वहां पे दोनों, तो इसलिए वहां पर ना, इसलिए दोनों जगह पर ना अलग तरह के फसलें उगाया जाता है। इसका प्रकार हो गया। घरों के प्रकार भी देख लेते हैं हमारा। जैसे कि हमारे जितने अपना उत्तर की साइड में जाओगे, हिमालय की तरफ में जाओगे, तो वहां पे घरों का आकार क्या रहेगा, आपका दूर दूर रहेगा, ठीक है, दूर दूर। और वहां पे बनावटी भी घर का प्रकार भी अलग ही है, ठीक है। वहां पे मतलब कि लोग रहना चाहते हैं, दूर दूर रहते हैं। बाकी हम बात करें राजस्थान में आगे, उत्तर प्रदेश के अंदर में आगे, वहां का जलवायु अलग है, का सभी के सभी निकट निकट रहते हैं। तो ये वस्त्र, भोजन, घरों को क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में आएगा, ये हमारा एमएससी क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों, पशुओं और सूक्ष्म जीवाणु के धारक जीवमंडल के लिए आधार प्रदान करता है। कहने मतलब क्या आएगा, पौधों, पशुओं और सूक्ष्म जीव के लिए, ठीक है, जीवमंडल के लिए आधार प्रदान करता है, मतलब कि जीवमंडल के अंदर में, ठीक है, इन तीनों को रहने के लिए, पौधों, पशुओं और सूक्ष्म जीव को रहने के लिए कौन सा क्या करता है, बहुत ज्यादा मदद करता है, आदान प्रदान करता है। या बोल सकते हो तीनों का घर कौन सा है, ठीक है। पौधों, पशुओं, वैसे सूक्ष्म जीवों का घर कौन सा आएगा, इनको घर बोल सकते हो आप, ठीक है। होम कौन सा है, इसका राइट आंसर आपका आएगा ए, मृदा आएगा। मृदा इसका राइट आंसर आएगा। कैसे आएगा, देखो मृदा के अंदर में आपका क्या है, पौधे हो गए, पशु हो गए, सूक्ष्म जीव होता है। वह मृदा के अंदर आपको पता होगा, ऑक्सीजन हो गया, पोषण तत्व हो गए, ठीक है, सारे, और नाइट्रोजन हो गया, सभी अधिकतर, और ठीक है, सभी के सभी अधिकतर चीजें आपको क्या मिल जाता है, मृदा से हमारे को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो मृदा इन तीनों चीजों के लिए क्या आएगा, पौधों के लिए भी, ठीक है, मिट्टी से क्या पौधे अपना पोषण करते प्राप्त करते हैं। पशुओं का कहते हैं, कई सारे पशु होते हैं जो क्या क्या मिट्टी से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। सूक्ष्म जीव भी कई सारे हमारे मृदा के अंदर में रहते हैं। तो तीनों के लिए क्या आएगा, वह मृदा घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खंड खा आएगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। बाकी मैं आपके लिए मैं ये सोच रहा हूँ, देखो हमारे पास 17 ही हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएगा। बाकी ये हम ये नहीं बोल सकते कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर है ना, ठीक है, तो इसमें से सारे के सारे 17 के 17 क्वेश्चन तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको तो याद करना ही करना आएगा, ठीक है। ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस को आने की प्रोबेबिलिटी जो है आपके संभावना है बहुत ज्यादा दिखेगा, पहली बात तो ये, ठीक है। मैं क्या सोच रहा हूँ ना, आपको वीडियो पे कम से कम ना, मुझे ना यार कम से कम 10 कमेंट कर देना, कम से कम 10 कमेंट कर देना। मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर और है, ठीक है। तो मैंने इसमें देखा ना, दूसरे वाले क्वेश्चन पेपर में मैंने ये देखा कि उसमें भी ना सारे सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसी क्वेश्चन है आपके, ठीक है। एमसी क्वेश्चन भी आएंगे, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले भी है। तो अभी हमारे पास समय है, हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो भाई फटाफट से कमेंट कर देना यार, 10 ही कमेंट देगा, एक बंदा भी 10 बार कमेंट कर देगा ना तो पूरा हो जाएगा बात, ठीक है। एक बंदा भी 10 बार कमेंट कर देगा तो भी मैं करने आने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो कर देना यार, पर मैं एमसी क्वेश्चन कंप्लीट, मैं चाहता हूँ ना आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चन पेपर, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे यार, ठीक है। समझ में आ गया बात, आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट खंड जो हमारा स्टार्ट होता है, खा खंड हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम करते हैं 18 19 हमारे कौन से क्वेश्चन आएंगे, स्रोत आधारित प्रश्न आएगा, मतलब कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। मतलब कि चित्र वित्र दिया रहेगा आपको, लिखा हुआ रहेगा, पैराग्राफ सब रहेगा, इससे रिलेटेड में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो एक सेकंड रुकते हैं, पानी पी लिया जाए, फिर जगह का फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा 18वां क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित
चित्र का पर्यवेक्षण कीजिए, ठीक है, पर्यवेक्षण करना है तथा दिए गए प्रश्नों को उत्तर हमारे को देना है। ये पर्यवेक्षण है, ये चित्र है आपका, आपके बुक में दिया गया है और ये क्या आएगा। वैसे तो मैं आपको बोलता हूँ हर एक क्वेश्चन क्या आएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सारे सारे क्वेश्चन है। मैं एक क्वेश्चन को मैं नहीं बोलूंगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों पे ध्यान बराबर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो आपको बात करता है पर्यवेक्षक आएगा तो हमारे को ये हैगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्या होता है, मान के चलो ये गुफाएं हैं, गुफाएं भी बोल सकते होगे। ठीक है, जमीन के अंदर में कोई हमारा क्या है, अपना क्या है का आकृति भी है। ठीक है, तो मेन हम बात करते हैं कि हमारे क्या है, गुफा है, गुफा के अंदर में ये सब आकृति बन जाता है। ये सब किस लिए बनता, ये सब किस लिए बनता है, वो हमारे को इसी से रिलेटेड में हमारे को बात करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका है, पहला ऑप्शन क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे पूछते हैं। ए और बी चिन्हित स्थलाकृति के नाम हमारे को बताना है। दूसरा हमारे को बताना है उपयुक्त स्थलाकृति किस भू आकृति कारक द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, किस कारण से ये सब इनका निर्माण होता है का। तीसरा स्तंभ के निर्माण की प्रक्रिया को हमें बताना है, स्तंभ का निर्माण कैसे होता है हमारे को बताना है। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन मैंने हर एक क्वेश्चन के आंसर लिख रखे हैं, तो फटाफट से कंप्लीट करते हैं। इसमें थोड़ा सा ना इफेक्ट डालना जो है मैं थोड़ा सा भूल गया था, सॉरी, आपको सही से शायद ना दिखाई दे। बाकी तो ठीक ठाक तो है, मगर थोड़ा सा ना वाइट हो जाता है ना, तो मैंने इफेक्ट लगाना भूल गया, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, आई एम वेरी वेरी सॉरी। आगे क्वेश्चन तो हमारे को बताना ए और बी का नाम बताना था, तो ए का नाम जो आपका आएगा, ठीक है, स्टे लेक्टाइट हैगा, और दूसरे वाले का नाम क्या है, स्टे लेगमाइट आपका है। ठीक है, स्टे लेक्टाइट और स्टे लेगमाइट इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था उपयुक्त स्थलाकृति किस भूआकृति कारक द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, तो हमारे लिखना आएगा उपयुक्त स्थलाकृति भूगत, ठीक है, भूगत जल द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, किस भूआकृति कारक द्वारा निर्मित होते हैं, भूमिगत जल द्वारा, भूमि के अंदर में जो जल होता है उसके द्वारा निर्मित होते हैं। आगे बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, तो स्तंभ के निर्माण की प्रक्रिया को हमारे को दर्शाना था। ठीक है, तो देखो स्तंभ का निर्माण जो आपका आता है, स्तंभ का निर्माण चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में वर्षा जल के अभिक्रिया और अभिक्रिया, ठीक है, वर्षा जल के अभिक्रिया के कारण, ठीक है, यहाँ पे लिखना है के, यहाँ पे एक और चीज लिखना है के कारण कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैंगे। मतलब क्या है, मतलब क्या आएगा, स्तंभ का निर्माण जो आपका होता है चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में। ठीक है, जो हमारे चूना पत्थर वाले जो हमारे क्षेत्र होते हैं उसके अंदर में क्या जाता है, हमारा वर्षा जल जाता है। तो हमारा वर्षा जल के साथ में क्या हो जाता है, अभिक्रिया होता है, जिसके कारण क्या बनता है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये कार्बोनेट या पूरा नाम लो बोलो तो कैल्शियम कार्बोनेट गुफाएं छत के से क्या होता है, अब जो ये कार्बोनेट होता है ना आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, गुफाओं के छत से टपकता है। क्या होता है आपका, गुफाओं के छत से क्या करता है, टपकता है और फर्श पे गिरता है। ठीक है, जिससे, ठीक है, जिससे स्टे लेक, ठीक है, स्टे लेक्टाइट और स्टे लेगमाइट दोनों बढ़ते रहते हैं और स्तंभ का निर्माण आपका होता है। ठीक है, अब स्टे लेक्टाइट क्या होता है, जैसे कि मैंने बोल दिया ये छत है, छत से मेरे क्या निकल जाएगा, मेरा कैल्शियम कार्बोनेट मेरा गिर रहा है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है ना, छत से गिरता है तो ये पे ना कई बार ना यहाँ पर जमा भी हो जाता है। क्या होता है, छत पे क्या हो जाता है, वह जमा हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम इसको, तो यहाँ पर छत पे जो जमा हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टे, ठीक है, स्टे लेक्टाइट कहते हैं। और स्टे लेगमाइट किसे कहते हैं, छत से हमारा छू करके, छत से हमारा छू करके मैं क्या हो गया, ये मेरा फर्श पे क्या हो गया, जमा हो गया, और फर्श में जमा होने के कारण क्या बन गया, इसके ऊपर में क्या बन गया, मेरा एक स्तंभ बन गया, आकृति बन गया, किसी भी प्रकार की मेरी आकृति बन गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लेगमाइट कहेंगे, जैसे कि आपको चित्र में भी समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या आएगा, यहाँ पे जो हमारा ये सब है ना छत के ऊपर में रह गया, क्या है, छत के ऊपर में रह गया, ये क्या मेरा स्टे लेगटाइट आएगा, लेगटाइट हो गया, लेगटाइट। ठीक है, और हमारा जो फर्श के नीचे में आ गया स्टे लेगमाइट आपका, ये इसको हम कहते हैं। ठीक है, फर्श के नीचे इसको कहते हैं, इसको ये कहते हैं। ठीक है, तो ये निर्माण की प्रक्रिया हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं हमारा, मैं आपको सोच रहा हूँ ना कि यह जो दृष्टिबाजी वाला जो विद्यार्थियों का जो क्वेश्चन है ना ये वाला, ठीक है, जैसे कि उनको चित्र तो देख सकते हैं, जिनके चित्र देख सकते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन था, और जो नहीं चित्र देख सकते हैं उनके लिए ये है, तो इसको भी करा दूं मैं। ठीक है, तो इसके भी आंसर को फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि हमारा, मैं नहीं चाहता कि भाई एक भी क्वेश्चन हमारा छूट जाए, जिससे कि हमारा एक भी मार्क्स कट जाए। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता, तो फटाफट से करते हैं कंप्लीट। यहाँ पे यार वेरी वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। आप देख रहे हो मैंने क्या करा, स्टे आपको बहुत ज्यादा बंधा दिखाई दे रहा होगा, बहुत ज्यादा गंदा दिखाई दे रहा होगा, सॉरी। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा आपको। तो बात करते हैं क्या आएगा, कस्टर्ड स्थलाकृति में ठीक है, स्थलाकृति में निम्नलिखित किन्हीं दो अपर्दन, ठीक है, अपर्दनात्मक स्थलाकृति के नाम लिखने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ ही दो सीधे, इस क्वेश्चन को हम कर ही नहीं रहे हैं, छोड़ो।
आगे क्वेश्चन करते हैं। 19 क्वेश्चन हमारा आएगा। 19 क्वेश्चन हमारा आएगा, ये हमारे को पढ़ करके, एक सेकंड रुकना। ठीक है, पढ़ करके हमारे को आंसर देना है। ठीक है, चलो करते हैं। पहला हमारे को क्या आएगा, पहला हमारे को है भारतीय मरुस्थल कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसमें से पढ़ पढ़ के हमारे को आंसर देना आएगा। सभी के सभी आंसर आप स्टूडेंट दे ही दोगे। ठीक है, जैसे कि स्थलाकृति कहाँ पे है हमारा। ठीक है, विशाल पर्वतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो पढ़ करके आंसर इसमें से आपको सारा सारा मिल जाएगा, तो उसको मैं कराने की जरूरत नहीं है। अगला हमारे आगे के क्वेश्चन को करते हैं। देखो आगे क्वेश्चन हमारे जो हैंगे 20 से लेके 23 तक हैंगे, वह हमारे कितने क्वेश्चन है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका आएगा, जलोढ़ पंख निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या करना है। ठीक है, जलोढ़ पंख निर्माण की प्रक्रिया का हमारे को क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक है, तो जलोढ़ पंख का निर्माण कैसे होता है देखते हैं। ठीक है, पहला, हाँ, ठीक है, इसका निर्माण होने का जो है ना बहुत छोटा सा आएगा, 3 मार्क्स का, तो 3 पॉइंट्स हमारे बेसिकली हमारे को लिखने की जरूरत है, जो कर ले करते हैं। ठीक है, पहला हम लिखेंगे अपर्दन। ठीक है, क्या होता है, जैसे कि ना मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। हमारे जितने भी क्या होता है ना, जैसे कि ऊटे, हमारे जो अधिकतर नदियां क्या है, हिमालय से निकलती है। ठीक है, गंगा हो गया, सिंधु हो गया। ठीक है, अधिकतर नदियां निकलती है पर्वत से, हमारे क्या है, पर्वत से निकलती है। जब पर्वत से निकलती है ना, तो उसको जो जगह मिलता है ना, उनको जो जगह मिलता है नदियों को बहने के लिए, जल को बहने के लिए, वह क्या मिलता है, बहुत छोटा सा, बहुत पतला मिलता है, बहुत पतली सी जगह मिलता है। ठीक है, तो हो गया। अब जैसे ही मैदानी इलाकों में वह क्या करता है, प्रवेश करता है। ठीक है, अब ये हमारा क्या आएगा, मैदानी इलाकों के अंदर, और जो हमारे छोटे छोटे जगह से जो हमारा निकलता है, पानी की मात्रा यहाँ पे क्या मेरा ज्यादा है, और जगह क्या मेरा छोटा है। ठीक है, तो ये अपने साथ में पता क्या आएगा, ये जो जल जो होता है अपने साथ में, रेत रेत हो गया, मिट्टी हो गया, बहुत सारे बहुत सारे पत्थर सब हो गए, वह अपने साथ में लेकर के आगे की ओर ले जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही हमारा आगे की ओर बढ़ते समय पे हमारे बहुत बड़े बड़े, मतलब कि चौड़ाई में क्या, अब बहुत बड़े बड़े जगह मिलने लग गए वहां उनको। ठीक है, तो वह क्या होता है ना, तो उस समय पे ना उनकी जो गति देखो, वहां पे जगह कम है तो तेज गति होगा। अब यहाँ पे जगह ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे क्या हो, उनकी जो नदियों की जो गति होता है ना आपका, क्या होता है, वह कम हो जाता है। ठीक है, नदियों की जो गति है कम हो गया, तो उसके गति कम होने के कारण क्या होता है ना, यहाँ पे जितने भी अपने साथ में चूना पत्थर, ठीक है, बालू हो गया, मिट्टी सब लाते, तो इसका क्या होता है, जमाव हो जाता है। ठीक है, जमाव होने के कारण क्या हो जाता है, उनका जोड़ों पंख का निर्माण आपका होता है। ठीक है, मैंने एक मतलब से समझा दिया आपको क्या आएगा। बाकी पॉइंट्स बाय पॉइंट्स हमारे को लिखना आएगा, जिससे कि हमारे को 3 नंबर में मार्क्स हमारे को मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन आप लिखोगे अपर्दन। ठीक है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में तीव्र ढलान वाली जलधाराएं जैसे कि नदियां होगी, अपने मार्ग से मिट्टी, रेत, ठीक है, चट्टाने, सॉरी, ठीक है, चट्टानी मलबे, अब अपवर्दन करती है। अपवर्दन का मतलब क्या होता है आपका, काटती है। ठीक है, क्या करती है, काटती है, और इसके बाद यह मलबा जलधारा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। ठीक है, पहले क्या लिखोगे, अपवर्तन लिखोगे। जो जो मैं आपको समझाया है ना, बस उसी को हमने क्या कर दिया, पॉइंट्स दे दिया, और उसी को पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करके हम क्या कर देंगे, बता हमें आंसर को लिख रहे हैं। ठीक है, आगे करते हैं ढाल में परिवर्तन। ठीक है, जलधारा एक सरकरे पर्वतीय, ठीक है, पर्वतीय दर्रे या घाटी से निकल करके एक विस्तृत समतल मैदान में, मैंने बोला था ना समतल मैदान में प्रवेश करती है। मतलब कि क्या जलधारा क्या, सबसे पहले एकदम छोटे छोटे पतले पतले से जगह है, उसमें से निकलता आएगा। फिर जाकर क्या मिलता है कि बहुत बड़ी जगह में, फिर जाके फिर बहुत बड़े जगह में जाके के बहता आएगा। ठीक है, ढलान में यह अचानक, ठीक है, ढलान में यह अचानक परिवर्तन जलधारा की वाहन क्षमता को क्या कर देता है, आपका क्या कर देता है, कम कर देता है। मैंने बोला ना, पहले शुरुआत में उनको कम जगह मिलता है, तो एकदम गति, जो जल की जो गति रहता है, स्पीड रहता है, एकदम बहुत ज्यादा तेज रहता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपका, और बड़ा सा जगह मिल जाता है, तो जल की गति क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये आप लिखोगे। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे निक्षेपण। ठीक है, वह, ठीक है, वाहन क्षमता कम होने के कारण जलधारा अपने भारी भार को नहीं, ठीक है, नहीं वहन कर पाती है। मतलब भारी भार का मतलब क्या होता है, उसके अपना जल के अंदर में क्या क्या पाया जाता है, मिट्टी, बालू, ठीक है, पत्थर, सब ये सब पाया जाता है, तो हम क्या कर सकते, क्या नहीं कर पाता है, वह आगे की ओर नहीं ले जा पाता है, वहन नहीं कर पाता है, और आसपास के इलाकों में मोटे और भारी कण जमा होने शुरू हो जाते हैं। आगे बात करते हैं, चौथा पॉइंट आप लिखोगे पंखों के आकार का निर्माण। अब ठीक है, पंखों के आकार का निर्माण, यह भारी पत्थर मिट्टी के कारण पंख के आकार की आकृति बन जाती है। इतना आप लिखोगे। ठीक है, समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन आएगा, अथवा वाला क्वेश्चन भी हम करेंगे। युवा अवस्था में प्रवाहित जल से
नियमित स्थल रूपों की विशेषता को स्पष्ट करना है। ठीक है, युवा अवस्था में, ठीक है, युवा अवस्था में प्रवाहित जल से नियमित स्थल रूपों की विशेषताओं को हमारे को लिखना है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा जो युवा अवस्था होता है, युवा अवस्था का मतलब क्या होता है, जब क्या रहता है, जब जल जवान रहता है। आप लोग सुन रहे होंगे, जल जब क्या रहता है, यंग रहता है, जवान रहता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या मिलता है, उसके कारण कई सारे स्थल रूपों का निर्माण आपका होता है। तो उसकी हमारे को क्या बताना है, विशेषता हमारे को बताना है। ठीक है, मतलब कि क्या है, जैसे कि हमारा क्या है, पर्वत है, पर्वत से क्या निकलने में जलधारा यहाँ से बहते हुए जा रहा है। ठीक है, और इसकी जगह क्या है, बहने की जगह क्या आएगा, बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो जल का प्रेशर क्या आएगा, बहुत ज्यादा, जल की गति प्रेशर बहुत ज्यादा तेज है। तो वह बहुत ज्यादा तेज होने के कारण ना आसपास के इलाकों में ना बहुत ज्यादा स्थल रूपों का मतलब कि अलग अलग तरह के आकृतियों का वह क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, तो उसी का हमारे को विशेषता लिखना है। चलो करते हैं। ठीक है, तो पहला विशेषता आप लिखोगे, वी आकार की धाराएं, ठीक है, वी आकार की घाटियां। ठीक है, वी आकार की घाटियां प्रवाहित जल के तीव्र कटाव से बनने वाली घाटियां गहरी और सरकरी होती है। ठीक है, आप वी आकार की घाटियां आप लिखोगे, नाम डाल दोगे, हेडिंग डाल दोगे, प्रवाहित जल से तीव्र कटाव से। ठीक है, प्रवाहित जल के तीव्र कटाव, तीव्र का प्रवाहित जो जल होगा, इसको कारण क्या होगा, तीव्र कटाव हो रहेगा, मतलब कि कट रहेगा, जो भी चट्टान वट्टान आएगा, पत्थर सब आएगा, बनने वाली घाटियां गहरी और क्या कटाव के कारण जो बनने वाली जो घाटियां होती है, गहरी और सरकरी हो आपकी, सरकरी मतलब गहरी हो गया, पतली हो गया, ये सब आपका होता है। नेक्स्ट आप लिखोगे तीव्र धाराएं। ठीक है, तीव्र धाराएं पहाड़ी या ढालों पर, ठीक है, पहाड़ी ढालों पर नदी का बहाव बहुत तेज होता है। ठीक है, पहाड़ी ढालों पर क्या होता है, उनका जो पहाड़ी का ढाल होता है, ऐसे ढाल होता है, बहाव क्या होता है, बहुत तेज होता है, जिससे तेज धाराओं का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, तेज धाराओं का निर्माण आपका होता है। विशेषता हमारे को बताना है बेसिकली। थर्ड आप लिखोगे जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपात आप बोल सकते हो, या आप बोल सकते हैं वाटरफॉल, आपने सुना होगा वाटरफॉल। ठीक है, वाटरफॉल आपने सुना होगा, जैसे कि वाटरफॉल आपने, जैसे कि क्या आएगा, हमारा जो जल है ना, जल एक बहुत बड़े ऊंची जगह से नीचे की ओर में गिर रहा है, जिसके कारण क्या होता है, जल ऐसी प्रकार से गिरता है नीचे, जिसको हम क्या कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है, चलो, ठीक है, आगे बात करते हैं, आंसर की बात करते हैं। नदी के रास्ते में आने वाले कठोर चट्टानों के ऊपर से पानी तेजी से गिरता है, जिससे कि क्या होता है, जलप्रपात और वाटरफॉल के बनाते हैं। नेक्स्ट आप लिखोगे गोर्ज का निर्माण। नदियों के तेज धाराएं के कारण चट्टानों में, ठीक है, अपवर्तन नियंत्रण होता है। अपवर्तन का मतलब क्या होता है, कटाव होता है। ठीक है, अपवर्तन का मतलब क्या होता है, कटाव होता है। ठीक है, मैंने बोला था मिट्टी का कटाव होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से चट्टानों का भी क्या होता है, नदियों के कारण क्या होता है, नदियों के तेज धाराओं के कारण अपवर्तन होता है, और इससे कि घाटियां बहुत गहरी हो जाती है। गोर्ज का मतलब क्या होता है, गहरी हो जाती है। ठीक है, तो इससे मतलब कि तेज धाराओं के कारण जब क्या रहता है, वाटर क्या रहता है आपका, यंग रहता है, तो उसके कारण ये सब चीजें का निर्माण आपका होता है। नेक्स्ट हमारे को क्वेश्चन करना आएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा, सोम मंडल की किन्हीं तीन विशेषताओं का हमारे को क्या करना है, उल्लेख करना है। ठीक है, सोम मंडल का जो विशेषता है उसको हमारे को उल्लेख करना है। ठीक है, चलो करते हैं फटाफट से। तो हमारा जो हैगा, करते हैं, सोम मंडल आपको पता ही होगा, पृथ्वी के सबसे पहले तो लिखना है, पहला पॉइंट आप ये लिखोगे, दूसरा वाला लिखोगे, यह पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली और सबसे सघन परत होती है। ठीक है, वायुमंडल की क्या रहती है, सबसे निचली और सघन परत होती है, सबसे नीची वाली परत होती है। पहली बात, पहला पॉइंट ये लिखोगे। दूसरा पॉइंट आप ये लिखोगे, अब सभी मौसम घटनाएं, ठीक है, जैसे बादल, बारिश, तूफान, ठीक है, बर्फबारी, सभी इन्हीं परत में पाया जाता है, और ठीक पाया जाता है, जलवाष्प भी इसी परत में पाया जाता है। आप ये लिखोगे। ठीक है, इसकी विशेषता, सौरमंडल का हमारे को क्या करना है, बेसिकली विशेषता लिखना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप ये लिखोगे, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, टोटल आप क्या रखोगे, सुनो, पहली बात तो मैंने बताना भूल गया आपको मैं, सिर्फ और सिर्फ आपको ना 3 नंबर का क्वेश्चन आपका चल रहा है, तो आपको मिल क्या रहेगा, 3 मार्क्स ही मिलेगा। तो भाई आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 ही पॉइंट लिखना है, 4 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, पहले सुन लेना मेरी बात को। ठीक है, 3 पॉइंट लिखना सिर्फ और सिर्फ, 4 पॉइंट मत लिखना, फालतू में अपना लिख करके अपना टाइम वेस्ट करोगे, और कुछ नंबर पे वो इतना ही मिलेगा। 3 पॉइंट लिखना बस, 3 नंबर का 3 पॉइंट लिखना, बात खत्म। आगे कहते हैं सोम मंडल का आपका 2 पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। मैं 4 पॉइंट लिख इसलिए लिख रखा है क्योंकि ताकि आपको कोई सा भी पॉइंट आपको ना समझ में आ रहा होगा, दिमाग में नहीं बैठ रहा होगा, तो मैंने हर एक पॉइंट जो है, पहली बात तो मैंने आसान आसान लिख रखे हैं, आपको हर एक पॉइंट आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने कोई भी भारी वर्ड का, भारी शब्द का यूज नहीं किया है। ठीक है, हर एक पॉइंट आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपको जो भी आपको बेस्ट याद हो जाए, 3 याद हो जाए, उन्हीं को लेकर के आंसर लिखना। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका क्या है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, सौरमंडल का तापमान घटता जाता है, ऊंचाई बढ़ते जाएगा तो सौरमंडल का तापमान क्या है, क्या होता है, घटते जाता है, और जो लगभग
6.5 से 6.5 सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से घटता है। बाकी नाइट्रोजन ये सब रहेगा, इसको पढ़ लेना। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आएगा, सारे सारे मैं आपको बोलता हूँ ना, सारे सारे क्वेश्चन ही आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन में फोकस होने की जरूरत है, ठीक है। पी तरंगे और एस तरंगे, ठीक है, तरंगों से किस प्रकार भिन्न हैगा, हमारे को स्पष्ट करना, ठीक है। पी तरंग और एस तरंग किस प्रकार से अलग है, हमारे को करना, ठीक है। तो मैंने एक टेबल के हिसाब से मैंने बताया है कैसे कैसे अलग आएगा, ठीक है। तो टेबल के आप भी अपने जो उत्तर लिखोगे ना, इसी प्रकार से टेबल बना करके लिखना। पी तरंगे पहले की बात करते हैं, ठीक है। ये तरंगे एस तरंगे की तुलना में क्या होता है, बहुत तेज रहती है। मतलब कि जो पी तरंग क्या होता है, बहुत ज्यादा तेज होता है, ठीक है। और बात करते हैं पहले इसका पॉइंट के देखते हैं, ये पी तरंगों की तुलना में बहुत धीमी गति से चलती है, ठीक है, एस तरंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे, पी तरंगे ठोस द्रव गैस सहित पदार्थों की तीनों ही अवस्थाओं से होकर गुजर सकती है, ठीक है। पी तरंग तीनों ही अवस्था में गुजर सकती है। और अस्त जो तरंग आपका होता है ना, ठीक है, केवल ठोस पदार्थों से ही होकर क्या होता है, आपका गुजरता है, ठीक है। केवल सिर्फ और सिर्फ ठोस पदार्थ से ही, बस, ठीक है। आगे करते हैं, तीसरा पॉइंट आप लिखोगे, पी तरंगे सबसे पहले आती हैं, ठीक है। पी तरंगे क्या सबसे पहले आती हैं, इसलिए उन्हें इसलिए उन्हें सिस्मोग्राफ, ठीक है, मतलब कि तरंगों की गति को मापने के लिए एक डिवाइस का नाम है सिस्मोग्राफ, पर सबसे पहले दर्ज किया जाता है। और तीसरा पॉइंट आप लिखोगे इसका, यह पी तरंगों की बाद आती है, और इनकी तीव्रता अक्सर पी तरंगों से क्या रहता है, से अधिक, इनकी तीव्रता पी तरंगों से अधिक होती है, अधिक नहीं कम होती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका अंतर, दोनों के अंतर में अंतर। आगे बात करते हैं कि हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का अथवा वाला करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे सारे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित अप्रत्यक्ष स्रोतों का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना होता है से संबंधित अप्रत्यक्ष स्रोतों का, मतलब कि अप्रत्यक्ष स्रोतों का मतलब जो डायरेक्ट स्रोत नहीं है, क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का क्या है, जो डायरेक्ट स्रोत नहीं है, का हमारे को मूल्यांकन करना है, ठीक है। हमारे को कहने का मतलब क्या आएगा, ऐसे हमारे वातावरण के अंदर में ऐसे कई सारे तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। जो तत्व पाए जाते हैं जो हमारे का पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है ना, उसके जैसी संरचना पाए, मतलब कि उसके जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो उसके जैसे ही है, तो मतलब कि पृथ्वी के दोनों का, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और जो भी पदार्थ आपके हैं ना, दोनों दोनों सेम सेम हो गए। तो हमारे को उसी के बारे में हमारे को बताना है, ठीक है। तो आपको अभी समझ में ना आ रहा होगा, तो आंसर को दिखाता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो मेरा क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित अप्रत्यक्ष स्रोतों का उल्लंघन करना है, ठीक है। मतलब जो डायरेक्ट क्या होते हैं, उससे जुड़े नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा पहला आएगा, जैसे कि मैंने पहला पॉइंट लिख रखा है, कोई भी 3 पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए ठीक है, जानने के अप्रत्यक्ष स्रोत जो आपके हैंगे, जैसे कि ठीक है, भूकंपीय तरंगे, ठीक है। भूकंपीय तरंगे मतलब कि भूकंप की जो तरंगे होते हैं, उससे हम जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको जान सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से जान सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से जान सकते हैं, और उल्का पिंड द्वारा हम जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है ना, उसको हम जान सकते हैं। पहला पॉइंट आप ये लिखोगे। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, भूकंपीय तरंगे, ठीक है। भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के विभिन्न घनत्व वाली परतों में, ठीक है, में उनकी यात्रा, गति में बदलाव से आंतरिक संरचना की जानकारी देती है, ठीक है। भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं, ये तरंगे पृथ्वी के विभिन्न घनत्व वाली परतों, ठीक है, मतलब कि पृथ्वी के अंदर में अलग तरह के, जैसे टोटल आपने पढ़ा होगा 3 तरह की परतें होती हैं, ठीक है। दो तीन होते हैं, कम से कम मैंने तीन, मेरे दिमाग में तीन ही आ रहा है, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। तो उनकी यात्रा और गति में क्या होता है, बदलाव होता है। मतलब कि धनात्मक वाली परतों में, ठीक है, उनकी यात्रा, ठीक है, मतलब कि जो जैसे कि जैसे हमारा जो भूकंपीय जो तरंग है हमारा हैगा, ठीक है, अलग अलग परत में जाएगा, तो उनकी जो यात्रा है, उनकी जो गति में बदलाव होगा ही होगा, ठीक है। मतलब कि कोई जो आपका परत हैगा, वह ज्यादा ज्यादा घनत्व वाला होगा, ज्यादा गहरा होगा, ज्यादा मोटा होगा, ठीक है। तो ये सब हो गया, तो इसके कारण गति में क्या आता है से, ठीक है, गति में बदलाव होगा, जिससे कि हमारे को आंतरिक संरचना कैसा हैगा पृथ्वी का, हमारे को पता, सॉरी, हमारा जो पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना हैगा, उसको हमारे को पता चलता हैगा। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे इसमें ही, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो भूमध्य रेखा व ध्रुवों पर भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। मतलब कि जो हमारा पृथ्वी है ना, जो पृथ्वी हैगा, जो हमारा हैगा पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण आपका जो बल है ना, क्षेत्र हैगा आपका, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, हमारा भूमध्य रेखा होता है, ध्रुवों पर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो इससे हमारे को पता चलता है कि दोनों ही जगह पे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से हमारे को पता चलता है कि पृथ्वी की संरचना कहाँ पर कैसे हैगा, कौन से पदार्थ के लिए आपका किस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। उल्का पिंड की बात करते हैं, उल्का पिंड का द्रव्यमान, उल्का पिंड का अध्ययन बताता है कि पृथ्वी भी उन्हीं पदार्थों से बनी है जिनसे उल्का पिंड बना है, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष स्रोत आपके हो गए।
ठीक है, कोई भी आप 3 ही पॉइंट लिखना, जो भी आपको 3 पॉइंट याद हो जाए, बाकी 5वां पॉइंट आप लिख सकते हो। इन स्रोतों का मूल्यांकन करने पर पता चलता है कि जैसे-जैसे गहराई बढ़ती है, वैसे-वैसे पृथ्वी का तापमान हो गया, द्रव्यमान हो गया, घनत्व भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये सब आप पॉइंट आपके लिख सकते हो, कोई भी 3 पॉइंट अच्छी तरह से लिखे करके याद कर लेना। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो हैगा 23 है हमारा, ठीक है? तो 23 हमारा आएगा, क्वेश्चन को करते हैंगे। नदियों का पानी अनेक कारणों से क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। नदियों का जो पानी है का अनेक कारणों से क्या होगा? प्रदूषित हो रहा है। कथन का हमारे को परीक्षण करना है, ठीक है? बहुत सारे कारण है, जैसे कि हमारा मानव, जैसे कि हम सब क्या है, मनुष्य है, मानव है, ठीक है? हमारे कारण से भी हो रहेगा नदियों का जल प्रदूषण, ठीक है? प्लस पे हमारा जो फैक्ट्री सब, जैसे कि और जैसे हमारा फैक्ट्री से भी होता हैगा, सरकार के कारणों से भी होता हैगा, सरकार भी ध्यान नहीं देती है, उसके कारणों से भी होता हैगा। तो बहुत सारे कारण रहेगा। इसका मैं आपको बोलता हूँ ना, इसका जो आंसर आपका है ना, तो आप तो स्टूडेंट खुद ही से लिख सकते हो, ठीक है? इसका जो आंसर आएगा मैं समझाऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, आपका खुद ही से दिमाग लगा कर आप ना बहुत सारे लिख सकते हो। उसको मैं आपको बोलता हूँ ना, 3 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें 3 ही पॉइंट हमको दे देना है, तो मैं आपको बोलता हूँ आप 10 पॉइंट लिख दोगे इसके अंदर में, ठीक है? मगर 3 ही पॉइंट लिख के आना है अपने एग्जाम क्वेश्चन पेपर के अंदर में, 10 पॉइंट मत लिखना भाई, ठीक है? क्योंकि 10 पॉइंट के नंबर मिलेंगे नहीं, ठीक है? तो 10 पॉइंट आप खुद ही से लिख सकते हो, बाकी मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है? तो आपको मैं डायरेक्ट आंसर दिखा दे रहा हूँ, तो ये सब आप कारण आप स्टूडेंट लिख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, 23 मार्क्स तक हमारे क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए हैंगे, ठीक है? मैं आपको क्लास थोड़ा सा हमारा लंबा ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं यहीं पे क्लास को यहाँ पे कर कर रहा हूँ, फिनिश कर रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट बार अब हमारा जो आएगा वीडियो का क्या बनेगा, सेकंड पार्ट बनेगा। पार्ट क्या आएगा हमारा, सेकंड आएगा, ठीक है? पार्ट सेकंड के अंदर आपको मैं क्या करूंगा, आगे क्वेश्चन जितने भी आपके आएंगे, ठीक है? तो आगे क्वेश्चन जितने भी आपके 4-5 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, सबको हम कंप्लीट कर लेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपके लिए मैप के लिए मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। मैप के लिए मैं क्या बनाऊंगा, 2 वीडियो बनाऊंगा। आपको पता होगा कि जो मैप का आपको जो मैप जो आपके आते हैं, 10 मार्क्स के आपके आते हैं, तो आप उसको ना, आपको मतलब कि 3 महीने तक, आपको जो 3 महीने मिलते हैं मिड टर्म की तैयारी करने के लिए, 3 महीने तक प्रैक्टिस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे लास्ट 10 मिनट के मेरे वीडियो देख लोगे, 10 मिनट के आसपास मेरी वीडियो रहेगा, तो 10 मिनट के मेरे 2 वीडियो रहेंगे, उसको देख लोगे, तो आपके 5 मार्क्स यहाँ से पक्के हो जाएंगे, इस वाले वीडियो से, एक वीडियो से, और 5 मार्क्स आपके दूसरे वीडियो से आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है? तो मेरे सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख लेना, ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, मेरी वीडियो देख लेना और लास्ट के 1 से 2 घंटा प्रैक्टिस कर लेना, आपके डेफिनेटली मैं बोलता हूँ मार्क्स के लिए कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। और एक चीज और आपको मैंने बोलना भूल गया, मैं आपको ना एमसी क्वेश्चन और कराना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने 17 ही करे हैं हमने इस क्लास के अंदर में, आपको मैं एक और 17 और क्वेश्चन आपका लाऊंगा, जो भी बहुत, क्योंकि देखो यार, मैं आपको बोलना चाहता हूँ ना कि अधिक से अधिक, जितना अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे ना, तो भाई उससे पता, इससे ये हो जाता है ना कि आपको कोई से भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है? वैसे मैं ये नहीं बोलना चाहता कि ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं करा रहा हूँ, एकदम इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये हर एक क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, और कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आ जाएगा, ठीक है? 6 तारीख के एग्जाम के अंदर में आ जाएगा, ठीक है? तो मैं ये नहीं बोलना चाहता, मैं तभी भी चाहता हूँ कि फटाफट से मुझे, मैंने सिर्फ और सिर्फ बोला 10 कमेंट कर देना, 10 कमेंट कर देना, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है? आपको मैं 17 क्वेश्चन आएगा, छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है? तो आगे बात करते हैं, वीडियो को सेकंड पार्ट के नाम जल्दी से मिल लेंगे, आगे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और मैप वाली वीडियो में आपको दे दूंगा, ठीक है? तो वीडियो को सेकंड पार्ट के लिए आपको क्या करना है, 2 काम करना है। अभी तक नहीं करे हो भाई, क्या कर रहे हो यार, अभी तक नहीं करे हो, सब्सक्राइब नहीं करे हो हमारे यूट्यूब चैनल को, तो क्या करोगे ये बताओ ना? मैं आपको देख रहा हूँ, मैं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे सारे क्वेश्चन ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ ना, तो इसलिए सब्सक्राइब करना आपको जरूरी है, बेल आइकन बटन कौन पे सेट कर लेना, ताकि आपको वीडियो का सेकंड पार्ट आपको जल्दी से देखने को मिल जाए, और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए, ठीक है? जल्दी से आज ही मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो फटाफट से कर लेना। दूसरा, इस वाले वीडियो को लाइक करना है, लाइक करने का हमारा जो टारगेट है 500 हमारे लाइक का टारगेट है, फटाफट से कंप्लीट करा देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, और अपने चेहरे पे मुस्कान को बनाए रखो, ठीक है? कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग।